हेलो स्टूडेंट्स। रियो डी जेनेरियो ब्राजील के समिट के बाद, जो कि 1992 में होती है, उसकी समिट के बाद में तीन बाइंडिंग ग्रुप्स बाहर निकल के आए। इसमें से पहला था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दूसरा था कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी और तीसरा था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। यानी डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए यूनाइटेड नेशन का एक ग्रुप बनाया गया। ये तीनों ही एक बाइंडिंग एग्रीमेंट थे जिसमें ज्यादातर 197 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन की काफी सारी कंट्रीज साथ में मिलके ये प्रण लेती है कि हम इस तरह के डेजर्टिफिकेशन को आगे नहीं बढ़ाएंगे और धीरे धीरे करके इन डेजर्टिफिकेशन को कम करेंगे। जो फॉरेस्टेशन है उसको हम बढ़ाएंगे, एफॉरेस्टेशन करेंगे और डिग्रेडेशन को हम कम करेंगे। यही यूएनसीसीडी की जो अभी 16th मीटिंग यानी कॉप 16 अभी चल रही है। 2 दिसंबर से ये स्टार्ट हो गई है और ये 13 दिसंबर 2024 तक ये चलेगी रियाद, सऊदी अरेबिया में। यानी सऊदी अरेबिया में मीटिंग अभी ये कुछ दिन तक चलेगी और उसके बाद बहुत सारे रिजल्ट्स यहाँ पे सामने निकल के आएंगे, वो कि जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। हर साल ऐसा देखा गया है कि जब भी इतनी बड़ी मीटिंग होती है और बड़े बड़े स्टेप्स अगर लिए जा रहे हैं, डेफिनेटली यूपीएससी उसमें क्वेश्चन पूछता है प्री और मेंस के अंदर में। बाई एनियल होने वाली ये मीटिंग इस बार 2024 में हो रही है। पिछली बार ये 2022 में हुई थी और इस बार इन्होंने यूएनसीसीडी ने अपने पूरे 30 इयर्स को कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि 1992 में इसको बनाया गया था लेकिन फाइनली ये फोर्स में आता है 1994 में। तो 1994 से लेकर अभी 2024 तक 30 इयर्स हो चुके हैं और अभी ये 16th मीटिंग होगी इसकी, जो अभी ये 13 दिसंबर तक रियाद, सऊदी अरेबिया में चलने वाली है। इस मीटिंग में कौन कौन से स्टेप्स लेने वाले हैं, डेजर्टिफिकेशन क्या है, किन किन कंट्रीज को ज्यादा प्रॉब्लम है, क्या क्या स्टेप उठा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर दूसरी गवर्नमेंट्स, आइए इस चीज को अभी डिटेल में समझते हैं। सो हाउ लैंड डिग्रेडेशन इज थ्रेटनिंग अर्थ्स एबिलिटी टू सस्टेन ह्यूमैनिटी। लैंड डिग्रेडेशन, ये अभी न्यूज सामने आ रही है कि लैंड डिग्रेडेशन हमारी ह्यूमैनिटी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करने वाली है। इस बार का यूएनसीसीडी का जो थीम है वो भी आर लैंड आर फ्यूचर है, यानी हमारी लैंड और हमारा फ्यूचर। ये जो हमने थीम इस बार रखा है, यानी जिस अगर हम अपने लैंड को ही अगर ठीक से प्रोटेक्ट करके नहीं रख सकते हैं तो हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, डेजर्टिफिकेशन की वजह से हमारा लैंड डिग्रेडेशन बढ़ता चला जा रहा है। इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन करती चली जा रही है, एग्रीकल्चर इरिगेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा लैंड उस पर ऑक्यूपाई हो रही है और जो लैंड का प्रॉपर यूज था, यानी वहां पे जो फॉरेस्टेशन और वहां पे जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनको प्रॉपरली रिटेन करके रखना, जो सॉइल के अंदर में रखे जाते हैं, वो अभी ठीक से नहीं हो पा रहा है। एक लेवल से ज्यादा अभी माइनिंग स्टार्ट हो गई है, रिफॉरेस्टेशन कोई कर नहीं रहा है। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि लगभग यानी 100-150 साल बाद अर्थ जो है वो रहने लायक नहीं बचेगी। डेटा के अकॉर्डिंगली लगभग 3 मिलियन जो हेक्टेयर लैंड है वो हर साल यहां से गायब हो जाती है। यानी इतनी जो लैंड है वो डिग्रेड हो जाती है और उसको किसी, यानी आप बोल सकते हैं कि फॉरेस्ट या तो काट दिए जाते हैं या फिर एग्रीकल्चर या फिर रियल एस्टेट वहां पे या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया जाता है और लैंड का जो डिग्रेडेशन होता जा रहा है। आइए इस चीज को और डिटेल में समझते हैं। न्यूज था that how land degradation is threatening Earth's capability और capacity to sustain humanity, कैसे हो पाएगा। अकॉर्डिंग टू यूएनसीसीडी, रियाद में जो ये मीटिंग चल रही है इसके ऊपर में काफी सारे अभी क्वेश्चंस आ सकते हैं यूपीएससी से, सऊदी अरेबिया के अंदर में। और ये मीटिंग चलने वाली है कुछ 10 दिन के आसपास तक, 2 से 13 दिसंबर तक ये मीटिंग चलेगी 2024 में और इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए जाएंगे। क्या क्या चीजों के ऊपर में डिस्कशन होगा वो आज हम इसमें जो लेक्चर है इसमें देखने वाले हैं। यूएनसीसीडी की माने तो लैंड डिग्रेडेशन इज द रिडक्शन और लॉस ऑफ द बायोलॉजिकल और इकोनॉमिकल प्रोडक्टिविटी, यानी सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं, इनडायरेक्टली इकोलॉजिकल भी प्रोडक्टिविटी को कम करता है, इकोनॉमिकली प्रोडक्टिविटी को भी कम करता है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रेनफेड क्रॉपलैंड्स, इरिगेटेड क्रॉपलैंड्स, रेंज, पास्चरलैंड्स, फॉरेस्ट, woodlands result from a combination of pressure including land use and management practices। यानी कहीं ना कहीं हम लैंड को ठीक से यूज नहीं कर रहे हैं,
ठीक से जो प्रैक्टिसेस हैं हमारी वो नहीं कर रहे हैं, मैनेजमेंट हमारा कहीं पे नहीं हो रहा है ठीक से, कहीं ना कहीं हम लैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो क्रॉपलैंड इरिगेशन और ये जो हम बढ़ा रहे हैं इसको एक पर्टिकुलर लेवल तक इसको इंक्रीज या मैनेज नहीं किया जा रहा है। यानी डेफिनेटली एग्रीकल्चर भी बहुत जरूरी है, नो डाउट इन दिस, बट एग्रीकल्चर किस लेवल पे होगा, उसमें फर्टिलाइजर यूज करना भी जरूरी है, बट क्या एक परमिसिबल लिमिट के अंदर में इसको यूज किया जा रहा है। वाटर भी यूज करना बहुत जरूरी है, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, खाना तो हमें वहीं से मिलेगा, लेकिन वाटर को किस तरीके से यूज करना है, क्या हम पर्मा कल्चर को यूज कर रहे हैं, क्या हम जो हमारे लेटेस्ट इरिगेशन टेक्नोलॉजीज हैं उनको यूज कर पा रहे हैं, किस तरीके से हम लैंड डिग्रेडेशन कर रहे हैं, और इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले यही न्यूज, यूनाइटेड नेशन ने इसको क्लियरली दिखाया है, बताया है कि लैंड डिग्रेडेशन बहुत ही फास्ट रेट से हो रहा है, जो कि अर्थ की एबिलिटी खत्म कर देगा टू सस्टेन लाइफ। लगभग 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड इज डिग्रेडेड एनुअली। यानी 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का आप मतलब अगर जाने तो हमारा जो इंडिया है वो 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। तो यानी 1/3, हमारे इंडिया के 1/3 जो एरिया है वो हर साल डिग्रेड हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। यानी हर 3 साल में इंडिया के बराबर का जो लैंड है वो डिग्रेड हो जाता है। डेफिनेटली ये सीरियस कंसर्न है। अभी तक 15 मिलियन ऑलरेडी ये अफेक्ट हो चुका है, डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन हो चुका है, मोर देन दी साइज ऑफ एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका के साइज से भी बड़े रीजन में डिग्रेडेशन ऑलरेडी अकर्ड, ऑलरेडी हो चुका है। द रिपोर्ट स्ट्रेस दैट द अर्जेंट नीड फॉर इंप्रूव्ड एंड मैनेजमेंट टू प्रिवेंट लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल एंड सोसाइटल कॉन्सिक्वेंसेज। अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो अब वो दिन दूर नहीं कि हमारी जो सोसाइटल और जो लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल, इसमें हमें कॉन्सिक्वेंसेज, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिल सकते हैं। प्रॉपर अमाउंट में हमें ऑक्सीजन नहीं मिल सकती, अच्छा वाटर नहीं मिलेगा, एयर पॉल्यूट हो जाएगी अगर हमारी लैंड ही डिग्रेड हो गई तो। सबसे पहले देखते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन का यहां पे क्या मतलब है। आप देख पा रहे हैं इस तरह का रीजन जो है, यहां पे आप एक फीमेल को देख पा रहे हैं कि फीमेल यहां पे, यानी ये जो काम है, अगर कहीं पे लैंड डिग्रेडेशन होगा, डेजर्टिफिकेशन होगा, तो वहां पे जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट, जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल सेक्शन है वो फीमेल ही है। उदाहरण के तौर पे राजस्थान जैसी स्टेट्स के अंदर में, और भी अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज में देखें, ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जहां आज भी फीमेल को 25 से 30 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता है सिर्फ पानी लाने के लिए, वो भी 10 से 15 लीटर पानी लाने के लिए उनको डेली 25 से 30 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ रहा है। इकोनॉमिकल वैल्यूज, इकोनॉमिकल स्टेटस उनका बहुत अच्छा नहीं है कि वो बहुत सारी चीजें अफोर्ड कर सकें। यानी गरीबी में स्पेशली वीमेन के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। तो ये जो एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज है उसका जेंडर का क्या रिलेशन है वो आपको पता होना चाहिए। यानी मेल के ऊपर उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं है जितना फीमेल के ऊपर है, बच्चों के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट है एज कंपेयर टू द एडल्ट्स। तो यहां पे भी वल्नरेबिलिटी सेक्शन के अंदर में एक तो पॉवर्टी आ जाती है, दूसरा है चिल्ड्रन जो बहुत छोटे बच्चे हैं, और दूसरा है एल्डरली। यानी एडल्ट्स भी हमारे एक तरीके से सेफ नहीं है, लेकिन एडल्ट्स में भी मेल कंपैरेटिवली फिर भी आप सेफ मान सकते हैं। फीमेल जो है घर में चूल्हा भी जलाती है तो उसको धुआं लगता है, अगर वो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है तो पानी भर के लाती है तो भी उसको ट्रेवल करना पड़ रहा है। यानी हर जगह पे फीमेल को ये देखना पड़ रहा है। ये ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ये यूनाइटेड नेशन का बोलना है कि इस तरीके से फीमेल के ऊपर ही इस तरह का इंपैक्ट क्यों पड़े, क्यों नहीं इसमें हम जेंडर इक्वल बैलेंस बना के चले। लैंड डिग्रेडेशन रेफर्स टू द डिक्लाइन in the biological or economical productivity of the land, including cropland, pasture land, फॉरेस्ट लैंड, वुडलैंड। इनकी जब प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है तो उसी को हम बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। चाहे वो क्रॉप लैंड की प्रोडक्टिविटी हो, पास्चर की हो, चाहे वो फॉरेस्ट या फिर वुडलैंड की, ड्यू टू द लैंड यूज एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। यानी प्रॉपरली हमने लैंड यूज नहीं किया और हमने इसमें प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया। यूनाइटेड नेशन ने यहां पे एक लुलू सीएफ का वर्ड भी इंट्रोड्यूस किया था कुछ टाइम पहले, यानी लैंड यूज
चेंज एंड फॉरेस्ट्री, यानी यहां पे इस तरीके से लैंड को यूज करना चाहिए और उसमें फॉरेस्ट्री में उसको कन्वर्ट करना चाहिए। तो लुलु सीएफ इन्होंने कुछ टाइम पहले इंट्रोड्यूस किया था, तब से कंट्रीज जो है और ज्यादा फोकस करने लगी हैं कि लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री में हम लैंड को इस तरीके से यूज करें कि उसके अंदर में जो सस्टेनेबिलिटी बढ़े, फॉरेस्ट और ये जो है बड़े, डिग्रेडेशन जिसमें कम हो। इट डिमिनिशेस द लैंड एबिलिटी टू सस्टेन द इकोसिस्टम एंड द ह्यूमन एक्टिविटीज। डेफिनेटली अगर इसके मैटर ऑफ कंसर्न देखें, यानी क्या इसमें इम्पैक्ट पड़ सकता है, सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो है फूड सिक्योरिटी को। यानी अगर लैंड डिग्रेडेशन बढ़ गया तो एग्रीकल्चर के लिए और जो हमारे फॉरेस्ट हैं उनके लिए जगह नहीं बचेगी, और हम अपनी फूड सिक्योरिटी यानी क्रॉप को कैसे ग्रो करेंगे। यानी यहां पे इट रिड्यूसेस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को भी कम कर रहा है। यानी अगर लैंड को फॉरेस्ट काट के अगर एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर भी अगर लैंड डिग्रेड हो रही है तो वहां पे भी हमें अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं मिल रही है, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम यहां पे बढ़ सकती है ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लेस आपका जो फूड है, और ये सारी चीजें बढ़ सकती हैं। इंडिया में आपने हिडन हंगर का कॉन्सेप्ट सुना होगा। हिडन हंगर का मतलब है कि हमारी थाली में बहुत ज्यादा खाना है लेकिन उसके अंदर में जो न्यूट्रिएंट है वो इतने कम है कि वो थाली के खाने के बराबर भी नहीं है। यानी कि आपने जब भी अगर हम देखते हैं तो अगर क्वालिटी वाइज अगर इसको देख रहे हैं तो क्वालिटी बहुत ज्यादा पुअर हो चुकी है अगर हम इंडिया पे फोकस करके देखें तो स्पेसिफिकली, और जो क्वांटिटी है वो फिर भी हम ठीक ठीक उगा लेते हैं, क्वांटिटी के कंपैरेटिवली क्वालिटी वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। बट ये गवर्नमेंट की भी एक प्रॉब्लम है कि वो इतनी बड़ी लैंड को, इतने बड़े पॉपुलेशन को किस तरीके से फीड करेगी, तो उनको भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो डेफिनेटली बट इनमें बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए, यानी दोनों चीजें अच्छा होना जरूरी है। यहां पे सपोज कीजिए इंडिया में लगभग 11 से 12% एक्स्ट्रा फूड ग्रो किया जाता है, लेकिन फिर भी जो बच्चे हैं कई बार चाइल्ड मोर्टेलिटी हमें देखने को मिल रही है, माल न्यूट्रिशन हमें देखने को मिल रहा है, स्टंटनेस उसमें देखने को मिल रही है, और भी बहुत सारे हंगर जो है वो बढ़ता जा रहा है बच्चों के अंदर में। हेल्थ रिस्क, डेफिनेटली वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे लैंड डिग्रेडेशन हुआ और उसकी वजह से हमें बहुत सारे पैंडेमिक और एंडेमिक सिचुएशंस में भी देखना पड़ा। यानी उदाहरण के तौर पे अगर हम कोविड की ही बात करें तो बॉडी के अंदर में अगर ठीक से आपके न्यूट्रिशंस प्रेजेंट नहीं है तो इम्यूनिटी इतनी कम हो जाएगी कि हेल्थ रिस्क भी इसमें बढ़ सकता है। डिग्रेडेड लैंड कंट्रीब्यूट टू वाटर एंड फूड बॉर्न डिजीजेस, यानी कोई भी वाटर या फूड बॉर्न डिजीजेस इजीली आपको लग जाती है क्योंकि फूड के अंदर भी और वाटर के अंदर भी बहुत अच्छे मिनरल्स प्रेजेंट नहीं है, आपके अंदर भी मिनरल्स प्रेजेंट नहीं है, इम्यूनिटी आपके अंदर नहीं है, तो कोई भी डिजीज आसानी से लग सकती है। वाटर सिस्टम पे बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। इरोडेड सॉइल कैरिंग हार्मफुल केमिकल्स, यानी जो हमारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे जैसे फर्टिलाइजर और जो हम पेस्टिसाइड्स को यूज करते हैं और दूसरे केमिकल जो एग्रीकल्चर में यूज करते हैं वो हमारे कुछ टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम बीइंग के लिए, तो वो हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब हम देखते हैं तो सॉइल डिग्रेडेशन ज्यादा होता है। तो जरूरत है यहाँ पे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करें, जो कि हार्म कर सकता है मैराइन और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को। क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से लैंड डिग्रेडेशन होता जा रहा है, लैंड की जो क्वालिटी है वो डाउन होती चली जा रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा एटमॉस्फेयर में रहता है, लैंड ये एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो डेफिनेटली इससे जो हमारी साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। डिग्रेडेशन लीड्स टू द रिलीज ऑफ कार्बन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो लैंड है कार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होने लग जाती है। अदरवाइज अगर लैंड प्रोडक्टिविटी है तो वो एब्जॉर्ब करती है, यहां पे अगर डिग्रेडेशन हो रहा है तो ये उसको रिलीज करेगी, कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग। इट हैज रिड्यूस्ड द एबिलिटी ऑफ लैंड इकोसिस्टम टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड बाय 20%, यानी 20% तक का जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी टोटल जितना भी एब्जॉर्ब करती थी उसका 20% कार्बन डाइऑक्साइड ये अब एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, जो कि एटमॉस्फेयर में ही रहता है। जो सिंपल सा साइंस का रूल है कि जब भी आप दो कॉन्सेंट्रेशन में कुछ रखेंगे, सपोज कीजिए यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से यहां एंटर करेगी। सो दिस इज सपोज आर लैंड एंड दिस इज सपोज आर एटमॉस्फेयर।
तो एटमॉस्फेयर में जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है वो इधर आ जाता है, और लैंड में जब भी बढ़ेगा वो इधर आ जाएगा। ये एक दूसरे को बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर लैंड के अंदर में वो कैपेसिटी ही खत्म हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने की, तो आप सोचिए कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती चली जाएगी और हमें प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। नो डाउट इन दिस कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को चाहिए होता, लेकिन एक लिमिट के अंदर में। अगर वो एक लिमिट से ज्यादा हो जाएगा तो 24 से भी ज्यादा, यानी अगर अब इसको ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल देखें तो एक साल में अगर इसको देखते हैं तो इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। मीथेन का यहां पे 24 टाइम्स दी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये गैसेज अगर हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ते हुए दिखेगी हमें। कॉजेज देखा जाए, क्या रीजन है इसके पीछे, सबसे पहला तो अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ज्यादा मुनाफे के चक्कर में ज्यादा केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और बहुत सारी केमिकल इस तरह की चीजें डाली जा रही हैं जो कि हमारे लॉन्ग टर्म यानी सस्टेनेबल लैंड यूज के लिए अच्छा नहीं होता है। हैवी यूज ऑफ केमिकल्स, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर जो सॉइल इरोजन और डिफोरेस्टेशन और पॉल्यूशन को बढ़ा देती हैं। इरिगेशन प्रैक्टिसेस इस तरीके से की जाती है जैसे कि फ्लडिंग, इनडायरेक्टली पानी को इतना ज्यादा बहा दिया जाता है कि वहां पे जो लैंड है उसके अंदर में लीचिंग होने लग जाता है। यानी अगर सॉइल के अंदर में ज्यादा पानी आ जाएगा तो उनके जो मिनरल्स है वो नीचे चले जाते हैं काफी ज्यादा, और अब इसके अंदर में ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं बचती है। लेकिन जिस कंट्री में फार्मर जो है वो इलिटरेट हो, जिनको पूरा अच्छी तरीके से आइडिया नहीं है कि कितने लैंड में कितना हमें पानी देना चाहिए, किस तरह की इरिगेशन फैसिलिटी देनी चाहिए, वहां पे हमें ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिल रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी बहुत ज्यादा लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। यानी कहीं पे तो हमें बहुत ज्यादा रेन देखने को मिल रही है, कहीं पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, और कहीं पे हमें बहुत कम रेन देखने को मिल रही है, और बिल्कुल ही यानी एक तरीके से वहां पे रेनफॉल जो है और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कम हो चुकी हैं। रैपिड अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन जिस रेट से बढ़ रहा है, रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, उसके लिए हमें लैंड को खाली करना पड़ रहा है, फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, पॉन्ड्स वगैरह को क्लियर किया जा रहा है, वेटलैंड्स खत्म किए जा रहे हैं, और भी बहुत सारे जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते हैं उनको खत्म किया जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है अर्बनाइजेशन, जो कि डिस्ट्रक्शन, पॉल्यूशन और बायोडाइवर्सिटी लॉस करता है इन लॉन्ग रन, ऑफ विच इंटेंसिटी लैंड डिग्रेडेशन ये हमारी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। डिफॉरेस्टेशन, यानी हम फॉरेस्ट को काट रहे हैं तो ये भी डेफिनेटली बायोडाइवर्सिटी को लॉस करेगा। बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी तो डेफिनेटली और ज्यादा ऑर्गेनिज्म नहीं आएंगे, और ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो लैंड में कैसे, यानी डेड बॉडी जब हमारी किसी एनिमल की, प्लांट्स की, लिविंग ऑर्गेनिज्म में दोबारा से सॉइल में मिल जाती है तो वो एक न्यूट्रिएंट साइकिल की तरह काम करती है। तो न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी में आ चुका होता है वो न्यूट्रिएंट वापस से सॉइल में मिक्स हो जाता है। लेकिन अगर पॉपुलेशन, बायोडाइवर्सिटी ही कम हो जाती है तो डेफिनेटली वो मिक्सिंग कैसे हो पाएगी, लैंड की एबिलिटी टू स्टोर कार्बन ये भी कम हो जाएगी। ओवर ग्रेजिंग जो है, बहुत ज्यादा लेवल पे ओवर ग्रेजिंग हो रही है। यानी जिस तरीके से कुछ ऐसे एनिमल्स पे, लाइव स्टॉक पे स्पेशली अगर हम बात करें तो गोट, काउ, बफेलो, इस तरह के जो रूमिनेंट्स जो एनिमल्स होते हैं उनको यानी एक तरीके से ग्रो किया जाता है, बहुत अलग अलग पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इनको यूज किया जाता है। उनके मिल्क को निकाल के दूसरे यूज में किया जाता है, यानी मीट को यूज किया जाता है, एग्स को यूज किया जाता है। तो लाइव स्टॉक जो है, रियरिंग है, ये जो चीजें हैं वो भी बहुत ज्यादा लेवल पे, जब आप बिजनेस ओरिएंटेड हो जाते हैं तो आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपके पास एनिमल्स हो, और जितने ज्यादा एनिमल्स होंगे उतनी ज्यादा ग्रेजिंग होगी, यानी घास जो, और जो ये जो एनिमल्स है ये चीजें खाएंगे। ओवर ग्रेजिंग भी लैंड डिग्रेडेशन कर रही है। एक्सपोजिंग सॉइल टू द इरोजन, यानी ऊपर की ग्रास अगर खत्म हो जाएगी तो डेफिनेटली सॉइल इरोजन हो जाएगा। सॉइल इरोजन हो जाएगा तो सॉइल उठ के यहां से कहीं और पहुंच जाएगी और डेफिनेटली डिग्रेडेशन हो सकता है। कंपैक्ट दी सॉइल एंड रिड्यूसिंग इट्स फर्टिलिटी एंड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर, यानी जब ऊपर का लेयर जो डेफिनेटली वाटर रिटेन करके रखता है वही लेयर अगर खत्म हो जाएगा तो डेफिनेटली वाटर उसमें स्टोर नहीं हो पाएगा और उसकी प्रोडक्टिविटी को रिटेन नहीं कर पाएंगे। माइनिंग और क्वेरिंग जो है ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। बहुत बड़े बड़े एरिया के अंदर में माइनिंग की जा रही है। उदाहरण के तौर पे साउथ अफ्रीका के अंदर में बहुत ज्यादा गोल्ड और डायमंड मिलता है। दुनिया के सबसे ज्यादा गोल्ड और डायमंड हमें वहीं मिलते हैं। वहां पे इसलिए बहुत ज्यादा माइनिंग की जा रही है, लेकिन माइनिंग में बहुत ज्यादा
पॉल्यूशन भी जनरेट होता है। इंडिया के अंदर भी बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे बहुत ज्यादा गोल्ड और डायमंड हो सकता है। उदाहरण के तौर पे मध्य प्रदेश में जो अमरकंटक रीजन है, पन्ना रीजन है, रामगढ़ रीजन है, इन सब रीजन में बहुत ज्यादा गोल्ड और डायमंड मिलने की आशंका है और मिलता भी रहता है। लेकिन अगर हम उसको एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर दें तो बहुत बड़ा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो सकता है। कुछ टाइम पहले ओडिशा के अंदर में हमें बहुत बड़ा बॉक्साइट का एक माइन हमें मिलता है, डिस्कवर होता है। लेकिन बॉक्साइट माइनिंग कंपनी को दे भी दिया जाता है, यानी गवर्नमेंट ने कंपनी को एक ऑर्डर भी दे दिया कि आप यहां से बॉक्साइट माइनिंग कीजिए और इसमें से एल्यूमिनियम निकाल के हम इंडस्ट्रीज में यूज करेंगे। लेकिन उसके बाद में एनजीटी ने उस पर बैन लगा दिया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कि हम अगर यहां से माइनिंग स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली इसका बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ेगा और हमारा जो ओडिशा वाला जो रीजन है ये एक तरीके से डिग्रेड हो सकता है। तो वहां पे जो है माइनिंग को एक तरीके से बंद किया गया। लेकिन जब जहां भी माइनिंग को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया जा रहा है, मिनरल्स को एक्सप्लोर किया जा रहा है, ऑयल गैसेस को एक्सप्लोर किया जा रहा है, वो डेफिनेटली लैंड को बैरन कर देते हैं और वहां पे जो डिग्रेडेशन है वो बढ़ता चला जाता है और लैंड जो है वहां पे खत्म हो जाती है। सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड रीजन्स में आते हैं वो कुछ पर्टिकुलर ये 4-5 रीजन्स है जहां सबसे ज्यादा हमें लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है। उदाहरण के तौर पे सबसे पहले अगर हम देखें तो साउथ एशिया में बहुत ज्यादा लैंड डिग्रेडेशन होता है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर में फेस सीवियर लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू द अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, डिफॉरेस्टेशन, ओवर यूज ऑफ द वाटर रिसोर्सेज। रिसर्च के अकॉर्डिंगली ऐसा पता चलता है कि अगर एक प्लांट को पूरे साल में 100 लीटर पानी चाहिए होता है तो हम उसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लगभग 1 लाख लीटर वाटर दे देते हैं, यानी 1000 टाइम्स ज्यादा पानी देते हैं। तो डेफिनेटली जब ज्यादा पानी सॉइल में मिलेगा तो लीचिंग हो जाएगी, मिनरल्स विल मूव अवे फ्रॉम द रीच ऑफ द प्लांट, अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लैंड। Definitely it will cause the mineral deficiency in the soil and it cause the land degradation। और ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे नॉर्दर्न चाइना में, स्पेशली जो मंगोलिया से जुड़ता हुआ पार्ट है, रशिया के आसपास वाला पार्ट है जहां पे कोल्ड डेजर्ट भी हमें दिखाई देते हैं, वहां भी हमें बहुत ज्यादा लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है। क्योंकि चाइना के अंदर में ज्यादातर रीजन में आप देखेंगे स्पेशली 6-7 महीने तक बहुत सारा एरिया आइस से कवर्ड रहता है, तो उनके पास बहुत ही कम एरिया बचा है रहने के लिए। रिवर्स वहां पे कंपैरेटिवली कम है और छोटी है, जिसकी वजह से यानी जो आपके जो वहां पे जो यंगते और ये सब जारी जो रिवर्स हैं, वो रिवर जो वहां पे पानी जाता है, ब्रह्मपुत्र का जो पानी जाता है वो उतना सफिशिएंट नहीं है, एग्रीकल्चर बहुत बड़े लेवल पे नहीं हो रही, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन भी वहां पे बढ़ता चला जा रहा है। और जहां भी यानी 4 से 5% लैंड जो उनको अवेलेबल है वहां पे एक्सेसिव अमाउंट का फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज किया जाता है ज्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए, लेकिन उसका नेगेटिव इंपैक्ट हमें वहां पे देखने को मिल रहा है। हाई प्लेन एरिया जो है, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अगर हम बात करें तो यहां पे जैसे टेक्सास हो गया, कैंसस हो गया या फिर नेब्रास्का हो गया, ये सारे रीजन में हमें बहुत ज्यादा यहां पे डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है। सॉइल इरोजन बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है क्योंकि यहां पे इरिगेशन, फार्मिंग और ये इस तरह की चीजें प्रॉपरली मैनेज नहीं की जा रही है, अनसस्टेनेबल लैंड प्रैक्टिसेस की जा रही है, यानी पूरा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है लैंड को। और वो दिन दूर नहीं होगा कि जब हम वहां पे एग्रीकल्चर भी नहीं कर पाएंगे। कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर भी हमें ऐसी चीजें देखने को मिल रही है, यानी यहां पे अगर हम देख रहे हैं तो एग्रीकल्चर रीजन आर अफेक्टेड बाय द वाटर स्कार्सिटी, सॉइल इरोजन and soil salinization caused by the excessive irrigation and the drought। Definitely इसमें सिर्फ ह्यूमन ही एक तरीके से जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए हमारे जो नेचुरल जो रीजंस भी है, बट सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट पड़ रहा है वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से ही पड़ रहा है। तो अगर हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज को ही कम कर लें तो हमारा लैंड डिग्रेडेशन जो है काफी हद तक कम हो सकता है। दूसरी अगर हम बात करें तो वे फॉरवर्ड इसमें क्या हो सकता है, डेफिनेटली ऐसी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, यानी हम बहुत ज्यादा नेचुरल फार्मिंग को और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करें, डिफॉरेस्टेशन ज्यादा ना करें, हम ग्रेजिंग जो है ज्यादा ना करें, लाइव स्टॉक पे ज्यादा डिपेंडेंसी हम ना रखें। तो इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं जो लैंड डिग्रेडेशन कम करेगा। तो सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रमोट सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग है,
एग्रो इकोलॉजी है, यहाँ पे वाटर एफिशिएंट इरिगेशन फैसिलिटीज है, जैसे हो गया हमारा पर्मा कल्चर को हम एक तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, स्प्रिंकलर फार्मिंग जो है स्प्रिंकलर इरिगेशन उसको हम प्रमोट कर सकते हैं, यहाँ पे जो ड्रिप इरिगेशन होती है उसको हम प्रमोट कर सकते हैं, वाटर रिसाइकल जो होता है उसको हम कर सकते हैं। यानी वाटर को भी अगर हम चाहें तो रिसाइकल करके दोबारा से यूज किया जा सकता है। सबसे बेस्ट हमें एग्जांपल यहां देखने को मिलता है इजराइल का। ऐसा एग्जांपल है कि इंडिया से 1/4 पानी है इजराइल के पास, लेकिन जब प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो 3 टाइम्स ज्यादा प्रोडक्टिविटी रेट है इंडिया से। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि सिर्फ पानी ही एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पानी को सही यूज करना एक मेन चीज है। इजराइल के पास हमसे 1/4 पानी होने के बाद भी वो इस तरीके से इसको रीयूज, रिसाइकल और रीएफिशिएंट उसको बनाता है कि उसको दूसरे चीजों में यूज कर लेता है, रिसाइकल करके ड्रिंकेबल भी उसको बना लेता है। समुद्र का पानी भी उसको लेने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो वहां पे वाटर अवेलेबल रिसोर्सेज है उन्हीं को वो बार बार रिसाइकल करता जा रहा है। और वर्ल्ड में सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हमें देखने को मिलता है तो वाटर एफिशिएंसी का, वाटर रिसाइकल का और वाटर मैनेजमेंट का, तो वो है इजराइल। तो डेफिनेटली इस तरह की कंट्रीज का जो भी मेथड्स है उन दूसरी कंट्रीज को भी वो अडॉप्ट करने चाहिए, जहां यहां पे इजराइल जैसी कंट्रीज जो टेक्नोलॉजीज को उसको ट्रांसफर भी कर सकती हैं। रिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन पे हमें खासा ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो सके, यानी कार्बन को एब्जॉर्ब किया जा सके और सॉइल इरोजन बच सके। सॉइल रिस्टोरेशन की टेक्निक्स को हमें यूज करना जरूरी है। उदाहरण के तौर पे मुल्चिंग हम कर सकते हैं। मुल्चिंग का मतलब होता है सॉइल के ऊपर में हम एक हरी पत्तियों से या फिर लीफ से या फिर आप बोल सकते हैं ब्रांचेस से या फिर ग्रासेस से कवर कर दिया जाता है सरफेस को। और आप जानते हैं ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से वाटर एब्जॉर्ब कर सकती हैं। तो अगर रेन का वाटर अगर नीचे गिरता है तो वो एब्जॉर्ब करके रखती है, इजीली एवोपरेट नहीं होता। और ये पानी के साथ में जो सारी लीव्स और ये ग्रासेस हैं ये डिग्रेड होकर सॉइल में दोबारा से मिक्स हो जाती हैं, तो रिटेन हो जाती है, हमारी रिप्लेनिशमेंट हो जाती है मिनरल्स की। और वहीं पे इवेपोरेशन रेट को भी कम करता है। नहीं, जो नीचे वाले लैंड के अंदर में जो पानी है ऊपर मुल्चिंग होने की वजह से, यानी कवरेज होने की वजह से, ग्रासेस और लीव्स का कवरेज होने की वजह से इवेपोरेशन ज्यादा नहीं होता, जो डिग्रेडेशन कम होने के चांसेस है। तो मुल्चिंग को हम प्रमोट कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन को प्रमोट कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रॉफिट के चक्कर में आप एक ही क्रॉप को बार बार करते रहें, यानी एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप दूसरी तरह की, फिर उसके बाद तीसरी क्रॉप। उदाहरण के तौर पे इंडिया में 3 क्रॉप रोटेशन होता है, जायद होता है, खारिफ होता है, और यहां पे हम एक तरीके से हम राबी क्रॉप तीनों को एक तरीके से मिला के एग्रीकल्चर करते हैं पूरे साल के अंदर में। ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग को हमें बढ़ावा देना चाहिए, नेचुरल फार्मिंग को हमें बढ़ावा देना चाहिए। पॉलिसी के अंदर में डेफिनेटली हमें रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। इस तरह के रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे कि हमें फार्मर्स को ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी कि क्या इसका नुकसान हो सकता है। और सिर्फ फार्मर ही इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, इंडस्ट्रीज को हमें हार्मफुल पॉल्यूशन करने से रोकना होगा, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको फॉलो करवाना होगा, अदरवाइज हमें उनके ऊपर फाइन और चार्जेस भी लगाने चाहिए। उदाहरण के तौर पे हमें कुछ साल पहले जो पॉल्यूशन हो रहा था उस टाइम पे कुछ इंडस्ट्रीज को शट डाउन भी कर दिया गया, लेकिन ये कह के दोबारा से रीओपन कर दिया गया कि अगर इंडस्ट्रीज ही इस तरीके से हम फ्रिक्वेंटली बंद करते रहे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जाएगा। यानी अनएम्प्लॉयमेंट लगभग 11 को क्रॉस कर गया था। और अगर हम अपने गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंगली देखें और रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 4 ± 2 के आसपास अगर होगा तो वो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 ± 2 यानी 2 से लेकर 6 अगर % अनएम्प्लॉयमेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 6 को जैसे ही क्रॉस करता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। तो जब हम पॉल्यूशन के बारे में सोचा, हमने इंडस्ट्रीज को शट डाउन भी किया, लेकिन वापस से हमें उसको रीओपन करना पड़ा बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो हमें एक ऐसा बैलेंस बनाना पड़ेगा कि जो लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट भी ना जनरेट करे, प्लस में इंडस्ट्रीज को भी इस तरीके से स्ट्रिक्टली हम उसको बैन कर सकें, उनके पॉल्यूशन को बैन कर सकें। प्रॉपर रेड करनी चाहिए ऐसी इंडस्ट्रीज के ऊपर में जो कि
इंडियन गवर्नमेंट और दूसरी गवर्नमेंट जो है कंट्रीज की गवर्नमेंट करती भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डरती हैं क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरी प्रॉब्लम्स भी यहां से बढ़ने को हो सकती हैं, इन्फ्लेशन भी यहां पे बढ़ सकता है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये कोई एक कंट्री के अंदर में प्रॉब्लम नहीं है, पूरे वर्ल्ड के अंदर में प्रॉब्लम है। हर कंट्री मिलके एक सॉल्यूशन निकाले, जो कि अभी रियाद में सऊदी अरेबिया में मीटिंग में सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं और माना जा रहा है कि ये इस बार की बहुत ही सक्सेसफुल मीटिंग होने वाली है। बड़े बड़े स्टेप इसके अंदर में लिए जाएंगे और जो भी होगा वो हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और डेफिनेटली इसीलिए हम ये टॉपिक इस बार कवर कर रहे हैं। यूपीएससी में इस बार आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर 2 साल में ये होता है और जब भी ये मीटिंग होती है उस साल हमारा जो प्री में और मेंस में क्वेश्चन आता है, तो आपको ये टॉपिक ठीक से कर लेना जरूरी है। इसी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं, उसका एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। लैंड डिग्रेडेशन थ्रेटन फूड सिक्योरिटी, हेल्थ एंड क्लाइमेट स्टेबिलिटी विद रीजियंस लाइक साउथ एशिया, सब सहारन जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं बीइंग द वर्स्ट अफेक्टेड, यानी सबसे ज्यादा साउथ एशियन, जो मैंने बताया आपको, इंडिया हो गया और ये सारा आसपास की जो कंट्रीज हो गई, सब सहारन जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो वर्स्ट कंडीशन आज फेस कर रही हैं। एनालाइज द कॉजेज, इंपैक्ट एंड propose the sustainable solution to reverse this trend and protect the vital solution। इस क्वेश्चन को 250 वर्ड में लिखने की एक बार कोशिश कीजिए, जो हम डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, और न्यूज़पेपर से और दूसरे सोर्सेज से आप डेटा कलेक्ट कीजिए और एक अच्छा सा आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। और भी इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।